So hi friends, welcome to BioStudy with Nikhil YouTube channel. Here we learn biology in simple way. So क्लास 10th साइंस का हम देख रहे हैं पार्ट 2. ओके, सो साइंस को आपको दो पार्ट यहाँ पर बुक है, किताब है. एक है पार्ट फर्स्ट की एंड सेकंड है पार्ट सेकंड की. सो पार्ट सेकंड के अंदर जो हमारा चैप्टर फर्स्ट है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, ये हमारा चालू है. इस पर हमने एक वीडियो पूरा का पूरा हमने फर्स्ट में हमने बताया है डिटेल में. वो आप पढ़ो, वो आप देखो, अगेन एंड अगेन बार बार देखो, उससे नोट्स बनाओ. और उसके बाद ये जो पार्ट 2 है इसका मतलब सेकंड वीडियो हम यहाँ पर बना रहे हैं. ओके, तो उसमें हमने हेरिडिटी देखा था एंड उसमें हेरिडिटरी चेंजेस देखे थे एंड ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन देखा था. और इसमें हम देखेंगे, उसमें लास्ट में हमने जो फर्स्ट है हमारा उसमें हमने इवोल्यूशन भी देखा था. और अब देखेंगे हम इविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन. इवोल्यूशन के इविडेंसेस हम देखेंगे इस यहाँ पर जो है सेकंड वीडियो में इस चैप्टर के. ओके, तो यहाँ पर हम वीडियो को स्टार्ट करते. सो इस चैप्टर के सेकंड वीडियो के अंदर हम देखेंगे इविडेंस ऑफ इवोल्यूशन. सो इवोल्यूशन हमको पता है कि ये स्लो है, देन ग्रेजुअल है, चेंजेस होते हैं इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो चेंजेस होते हैं और जिससे एक ओल्ड से एक न्यू ऑर्गेनिज्म क्रिएट होता है, एक ओल्ड स्पेसिस से न्यू स्पेसिस क्रिएट होती है, उसको हम इवोल्यूशन बोलते हैं. और ऐसा हुआ था, मतलब पहले अर्थ पे जो है 3.5 बिलियन ईयर एगो कोई भी लाइफ नहीं थी. उसके बाद लाइफ धीरे धीरे फॉर्म हुई, तो वो है इवोल्यूशन. लेकिन अब सवाल आता है कि वो एविडेंस क्या है उसका, कि इवोल्यूशन हुआ था एग्जैक्टली उसका एविडेंस क्या है. तो अब हम देखेंगे कि उस पर एविडेंस कौन कौन से है, मतलब कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमको बताती है कि इवोल्यूशन होता है, इवोल्यूशन हुआ है. ओके, सो इसमें फर्स्ट में हमको जो एविडेंस है वो है यहाँ पर मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस. सो मॉर्फोलॉजी मतलब क्या होता है ये हम आपको फर्स्ट में समझना होगा. मॉर्फोलॉजी है यहाँ पर स्टडी ऑफ एक्सटर्नल अपीयरेंस. ओके, अपीयरेंस of an organism. Okay, study of external appearance of an organism is called as, यहाँ पर हम बोलेंगे मॉर्फोलॉजी. सो मॉर्फोलॉजी क्या है, तो स्टडी ऑफ एक्सटर्नल अपीयरेंस, मतलब ऊपर से ऑर्गेनिज्म कैसे दिखता है उसकी स्टडी अगर हम करेंगे तो वो होता है यहाँ पर मॉर्फोलॉजी. एंड ओके, इसमें क्या है तो सिमिलैरिटीज है इसके अंदर. हम आप देखो, ये जो है वो डॉग का देखो, उसके बाद ये शीप का देखो, ये फॉक्स का देखो, उसके बाद ये मैंगो. ओके, सो ये जो है लेमन. तो इसके अंदर आप देखो कि ये क्या है, तो ऊपर से ये यहाँ पर सिमिलर है, इसके अंदर सिमिलरिटीज है. ये प्रूफ करता है इसके अंदर कॉमन एंसेस्टर है. एंसेस्टर मतलब ऐसे, मतलब इसके पीछे वाले ऑर्गेनिज्म. ओके, इसके पूर्वज हम उसको बोलते हैं. ओल्ड में जो ऑर्गेनिज्म थे वो कैसे थे, कॉमन थे, तभी तो इनके अंदर कुछ सिमिलरिटीज है. इसके अंदर कुछ आप देखो कि इसके अंदर कुछ सिमिलरिटीज, इसका नोज, इसके आंखें. ओके, तो इसका मतलब यही है कि इवोल्यूशन हुआ है, तभी तो इसके जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स है वो सेम है. ओके, सो यहाँ पर हमको सिंपल में क्या पढ़ना है, तो इसका ऊपर से हमको देखना है. क्या ऊपर से देखना है, ऊपर से देखना मतलब क्या है, तो यह है मॉर्फोलॉजी. सो मॉर्फोलॉजी मैंने आपको पहले ही बता दिया कि स्टडी ऑफ एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज मॉर्फोलॉजी. एंड इसमें सिमिलरिटीज है, मतलब इसमें जो है सेम बातें हैं. इसके जो है यहाँ पर ईयर का यहाँ पर साइज या फिर उसका आई का. ओके, सो आई का साइज, उसकी लोकेशन, ये कुछ कॉमन बातें ये हमें बताती है कि इसके एंसेस्टर कॉमन है, मतलब ये जिससे फॉर्म हुए है इसके क्या है तो कॉमन एंसेस्टर है. एंसेस्टर, ये बात आप अच्छे से ध्यान में रखो. कॉमन एंसेस्टर मतलब है एक ही ऑर्गेनिज्म से फॉर्म हुआ है, ऐसा इसके जो कैरेक्टर है वो बताते हैं. और इसका मतलब क्या है, तो ये एविडेंस है, मतलब इवोल्यूशन हुआ है इसका एविडेंस देता है, एक जो कि मॉर्फोलॉजिकली हम देख सकते हैं कि एविडेंस हुआ है. यही है यहाँ पर मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस. उसके बाद हमको पढ़ना है एनाटॉमिकल एविडेंसेस. फर्स्ट में हमने देखा मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस, स्टडी ऑफ एक्सटर्नल कैरेक्टर्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म कॉल्ड एज मॉर्फोलॉजी. एंड मॉर्फोलॉजी शो करता है कि इवोल्यूशन हुआ है, वो हो गया मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस. उसके बाद जो सेकंड है वो है एनाटॉमिकल एविडेंसेस. सो फर्स्ट में एनाटॉमी मतलब क्या होता है, तो ये होता है स्टडी ऑफ इंटरनल, क्या है तो स्टडी ऑफ इंटरनल अपीयरेंस. ओके, इंटरनल अपीयरेंस ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज एनाटॉमी. ओके, सो एनाटॉमी क्या है तो स्टडी ऑफ इंटरनल अपीयरेंस, मतलब अंदर से ऑर्गेनिज्म कैसा है, वो हो गई स्टडी ऑफ इंटरनल अपीयरेंस, और उसको हम बोलेंगे एनाटॉमी. ओके, सो हम देखते हैं ना कि एनाटॉमी ऑफ रूट, एनाटॉमी ऑफ, आगे आपको है एनाटॉमी मतलब क्या है तो स्टडी ऑफ इंटरनल कैरेक्टर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. ये जो बात है वो आपको बहुत काम में आएगी, ये बहुत बेसिक है बायो का. ओके, सो इसमें क्या है तो सिमिलरिटीज है.
इसके बोन्स के अंदर, इसके जॉइंट्स के अंदर, और ये क्या शो करते हैं तो कॉमन एंसेस्टर। यहाँ पर आप देख सकते हो ये इसका जॉइंट है, ओके, सो ये जॉइंट है। और अभी यहाँ पर आप देख सकते हो ये कुछ बोन्स है, ये क्या है तो ये ह्यूमन का हैंड है, ये फॉरलेग ऑफ ऑक्स, ऑक्स का फॉरलेग, ओके। उसके बाद ये पैटेगियम ऑफ बैट, बैट का, एंड देन फ्लिपर का, वेल का, मतलब वेल का जो है फ्लिपर है, मतलब वेल, ये फिश से रिलेटेड है। ये ह्यूमन बींग का है, ये हॉर्स का या फिर ऑक्स का है, ऑक्स, और ये बैट का है। मतलब यहाँ पर ऑर्गेनिज्म डिफरेंट है, मतलब उसके अंदर के जो यहाँ पर एनाटॉमी है, मतलब उसका बोन्स, बोन्स क्या है तो एनाटॉमी है, बोन्स क्या है तो इंटरनल स्ट्रक्चर है, इसलिए वो एनाटॉमी के अंदर आते हैं। और मॉर्फोलॉजी के अंदर हमने देखा था पोजीशन ऑफ ईयर, पोजीशन ऑफ आई, ओके, सो पोजीशन ऑफ माउथ, वो हो गए यहाँ पर मॉर्फोलॉजी के अंदर। लेकिन ये बोन्स है, ये अंदर की ऑर्गेनिज्म के पार्ट है, इसलिए ये एनाटॉमी के अंदर आएंगे। मतलब इंटरनल क्या है तो ये अपीयरेंस है ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म, एंड वो क्या करता है तो वो सिमिलैरिटीज शो करता है। क्या करता है? शो सिमिलैरिटीज। इसका मतलब ये शो करता है कि इसके कॉमन एंसेस्टर है, मतलब कि हमें इंटरनल अपीयरेंस बताता है कि ये एविडेंस है इवोल्यूशन के अंदर का, मतलब इवोल्यूशन हुआ है। उसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे वेस्टिजियल ऑर्गन, ओके। सो वेस्टिजियल ऑर्गन देखेंगे, ये थर्ड एविडेंस है किसका? इवोल्यूशन का, ओके। सो इवोल्यूशन के एविडेंस हम देख रहे हैं, जिसमें कि थर्ड है यहाँ पर वेस्टिजियल ऑर्गन। वेस्टिजियल मतलब कि यहाँ पर यूजलेस, ये यहाँ पर वर्ड आप ध्यान में रखो, वेस्टिजियल मतलब यूजलेस। ऐसे ऑर्गन्स मतलब ये डीजनरेटेड है, ये अच्छी तरह से जनरेट नहीं हुए, और ये अनडेवलप है, अनडेवलप, ओके। सो और अंडर डेवलप मतलब ये डेवलपमेंट इसके अंदर हुई ही नहीं अच्छी तरीके से, एंड ये कैसे ऑर्गन बन गए? फिर यूजलेस ऑर्गन बन गए, जिसका कोई भी यूज नहीं, वो होता है यूजलेस, और ये यूजलेस बन गए, और उसको ही हम बोलेंगे यहाँ पर वेस्टिजियल ऑर्गन। उसमें फर्स्ट में है अपेंडिक्स, ये क्या है? यूजलेस इन ह्यूमंस बट यूजफुल इन रेमिनेंट्स। सो रेमिनेंट्स क्या है? ये वर्ड जो है थोड़ा डिफिकल्ट है। सो रेमिनेंट्स ये क्या है तो ये एक एनिमल है जो कि डियर के जैसा होता है। किसके जैसा? डियर के जैसा। आप रेमिनेंट्स ये गूगल पे वर्ड यहाँ पर डालो, वो ऑर्गेनिज्म का जो इमेज है, जो पिक्चर है, वो आपके सामने आ जाएगा। सो अपेंडिक्स क्या है तो ये होता है यूजफुल इन रेमिनेंट्स, एंड यहाँ पर है यूजलेस इन ह्यूमन। ह्यूमन के अंदर ये यूजलेस होता है, इसलिए हम इसको वेस्टिजियल ऑर्गन बोलते हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हो ये होता है अपेंडिक्स, ये लार्ज इंटेस्टाइन के नीचे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन्स के बीच में ये होता है अपेंडिक्स, ओके। सो अपेंडिक्स क्या है तो यहाँ पर वेस्टिजियल है। वेस्टिजियल मतलब इसका कोई भी यूज नहीं, मतलब ये यूजलेस है, ओके। देन उसके बाद वेस्टिजियल ऑर्गन हमको ये विजडम टीथ भी है, इसको हम यहाँ पर ये पीछे होते हैं, विजडम टीथ हम उसको बोलते हैं, इसका भी कोई काम नहीं होता है। एंड ये टेल बोन जिसको हम कोकिक्स बोलते हैं, ओके, आगे हम देखेंगे। सो फर्स्ट में हमने वेस्टिजियल ऑर्गन हमने देखा। उसके बाद हमारा जो यहाँ पर थर्ड है, फर्स्ट में हमने देखा था अपेंडिक्स, ओके। उसके बाद ये मसल्स ऑफ ईयर पिन्ना, ये भी वेस्टिजियल ऑर्गन है। ये यूजलेस इन ह्यूमन के अंदर कैसा है तो ये यूजलेस है, इसका कोई काम नहीं। लेकिन यूजफुल इन मंकीज के अंदर कैसा है तो ये यूजफुल है। मसल्स ऑफ ईयर पिन्ना, सो पिन्ना क्या है तो ये आउटर मोस्ट जो रीजन होता है ये अपने ईयर का, ये देखो जो क्या करता है साउंड वेव को कलेक्ट करता है, जो साउंड वेव को कलेक्ट करने का काम करता है वो होता है पिन्ना। यहाँ पर आप देख सकते हो ऐसे, ओके। सो ये ऊपर का जो भाग है, ऊपर का जो पार्ट है उसको हम पिन्ना बोलते हैं, जिसे हम ईयर मसल्स होते हैं यहाँ पर बीच में। लेकिन जो ऊपर का पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं तो पिन्ना बोलते हैं। वो क्या करता है? वो साउंड वेव को कलेक्ट करता है। किसको कलेक्ट करता है? साउंड वेव को, ओके। सो साउंड वेव वो कलेक्ट करने का काम करता है, और इसके ऊपर हेयर्स होते हैं, ऐसे स्मॉल हेयर्स होते हैं। और ये हेयर्स कैसे है तो वेस्टिजियल है, मतलब ये यूजलेस है, यूजलेस इन मतलब ह्यूमन के अंदर, सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन के अंदर, और ह्यूमन के अंदर ये यूजलेस है। लेकिन जो मंकी है इसके अंदर ये यूजफुल है, ये बात आप अच्छे से समझ लो। देन टेल बोन जो होता है उसे हम कोकिक्स बोलते हैं, ओके। उसको हम टेल बोन बोलते हैं, जो कि हमको पहले में था, लेकिन ऐसा यहाँ पर आप देखो ये टेल बोन है। उसके बाद विजडम टीथ, यहाँ पर ये पीछे वाले ऐसे ये टीथ ये होते हैं विजडम टीथ। एंड देन बॉडी हेयर्स इन द ह्यूमन, ओके। सो बॉडी हेयर्स भी है। सो बॉडी के हमारे क्या है तो बॉडी के ऊपर हेयर्स होते हैं, कुछ हेयर्स ऐसे जिनका कोई भी काम नहीं। नोज के अंदर के हेयर्स यूजफुल है, जो क्या करते हैं डस्ट को ट्रैप करते हैं, जो अंदर रेस्पिरेटरी ऑर्गन के अंदर डस्ट को जाने नहीं देते। लेकिन हमारे जो चेस्ट है उसके ऊपर जो है जो हेयर्स होते हैं स्पेशली मेल के अंदर, वो क्या है तो वो यूजलेस है, इसलिए वो यहाँ पर क्या है तो वेस्टिजियल ऑर्गन के अंदर आते हैं, बिकॉज वो यूजलेस है। उसके बाद जो फोर्थ नंबर का हमारा एविडेंस है वो है यहाँ पर
पैलेंटोलॉजिकल इविडेंस। ओके, सो पैलेंटोलॉजिकल इविडेंस, सबसे पहले यहाँ पर एक वर्ड है यहाँ पर पैलेंटोलॉजी। पैलेंटोलॉजी मतलब क्या होता है? पैलेंटोलॉजी मतलब होता है स्टडी ऑफ फॉसिल्स इज कॉल्ड एज पैलेंटोलॉजी। स्टडी ऑफ फॉसिल्स इज कॉल्ड एज पैलेंटोलॉजी। ओके, सो यहाँ पर पैलेंटोलॉजिकल इविडेंस है, ऐसे इविडेंस जो फॉसिल्स जो है वो इविडेंस शो करते हैं। फॉसिल्स मतलब क्या है? तो फॉसिल्स है पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल, ये एनिमल के या फिर प्लांट्स के पार्ट है विच इज प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट, जो अर्थ के क्रस्ट के मतलब जो अर्थ है उसके नीचे प्रेजेंट है। ओके, उसे हम बोलेंगे अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड एज फॉसिल्स। और ऐसी ब्रांच जो फॉसिल्स की स्टडी करती है उसे हम क्या बोलते हैं? तो यहाँ पर बोलते हैं उसको पैलेंटोलॉजी। ये यहाँ पर पैलेंटोलॉजी किसे बोलेंगे? तो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ फॉसिल्स इज कॉल्ड एज पैलेंटोलॉजी। एंड फॉसिल्स क्या है? तो प्लांट एंड एनिमल के पार्ट है। कैसे पार्ट? डेड पार्ट। ये आप अच्छे से ध्यान में रखो, डेड पार्ट से प्लांट्स एंड एनिमल के जो क्या है तो अर्थ क्रस्ट के अंदर होते हैं उसे हम बोलते हैं फॉसिल्स। एंड ये हो गया यहाँ पर पैलेंटोलॉजिकल इविडेंस। सो ऑर्गेनिज्म आर बियर्ड बाय फ्लड, जो ऑर्गेनिज्म है वो बरीड हो सकते हैं, मतलब क्रस्ट जो है अर्थ की उसके अंदर दब सकते हैं बाय द फ्लड वाटर से। उसके बाद अर्थक्वेक एंड देन वॉल्केनो, ये थ्री जो है वो नेचुरली वो क्या हो सकते हैं, जो ऑर्गेनिज्म है वो अगर ऐसी यहाँ पर लैंड है तो उसके नीचे दब सकते हैं। और उसके बाद हम क्या करेंगे? तो इसको यहाँ पर जो पैलेंटोलॉजी है मतलब पैलेंटोलॉजी की स्टडी करने वाले वो क्या करते हैं? जो फॉसिल्स की स्टडी करते हैं वो इसको खोदते हैं, इसके अंदर के ऑर्गेनिज्म निकालते हैं और वो ऑर्गेनिज्म हमें बताते हैं कि पहले कौन सा ऑर्गेनिज्म था, अब कौन सा बना। मतलब इसकी स्टडी करके हमको इवोल्यूशन जो है वो पढ़ते हैं हम इवोल्यूशन को कि एग्जैक्ट में इवोल्यूशन कैसे हुआ। सो पैलेंटोलॉजिकल इविडेंस मतलब क्या? तो ऐसे इविडेंस जो शो करते हैं, पैलेंटोलॉजी मतलब फॉसिल्स, सो ऐसे फॉसिल्स जो शो करते हैं कि इवोल्यूशन हुआ है, इवोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, सो उसे हम बोलेंगे पैलेंटोलॉजिकल इविडेंसेस। उसके बाद यहाँ पर आप देखो ये क्या है? तो सम फॉसिल्स है। फॉसिल्स क्या है? तो ये है पार्ट्स ऑफ एनिमल, किसके? एनिमल के या फिर उसके बाद या फिर प्लांट्स के। ये प्लांट्स के या एनिमल के पार्ट है जो कि कैसे पार्ट्स है? डेड पार्ट है। डेड पार्ट है प्लांट्स, एनिमल एंड प्लांट्स के जो अर्थ के क्रस्ट में दब गए और उससे हमें मिलता है कि पहले ऑर्गेनिज्म कैसे था। ये आप यहाँ पर देख सकते हो, ये इसका माउथ है, ये नेक है, ये इसके लेग है। ओके, सो पहले ऑर्गेनिज्म कैसा था और इसका यूज करके हम स्टडी कर सकते हैं कि एग्जैक्ट में इवोल्यूशन कैसे हुआ। इवोल्यूशन कैसे हुआ मतलब अब जो स्पेसीज हम देख रहे हैं, ह्यूमन बीइंग या फिर अदर कौन से भी एनिमल, वो कैसे फॉर्म हुए, उसके एक एंसेस्टर कौन सा था, वो किससे वो ओरिजिनेट हुए, वो स्टडी करने के लिए, वो समझने के लिए हमको हेल्प करता है, वो होता है फॉसिल्स। ओके, सो ये यहाँ पर कुछ आप देख सकते हो, ये फॉसिल्स है जो कि हमें स्टडी करने में प्लांट्स की या फिर एनिमल की मतलब वो कैसे जनरेट हुए उसमें हेल्प करते हैं। उसके बाद हमको जो नेक्स्ट पार्ट पढ़ना है वो है कार्बन डेटिंग मेथड। ओके, सो कार्बन डेटिंग मेथड क्या है? सो द टाइम पास सिंस फ्रॉम डेथ ऑफ द प्लांट्स, मतलब डेथ हो जाती है ऑर्गेनिज्म की, उसके बाद कुछ टाइम निकल जाता है एंड एनिमल या फिर कैन बी कैलकुलेटेड बाय मेजरिंग द रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी एक फिनोमिनॉन है जिससे क्या किया जाता है, मतलब कार्बन 14 रेशियो ऑफ कार्बन 14 टू रेशियो ऑफ कार्बन 12, मतलब कार्बन 40 का रेशियो कार्बन 12 के साथ उसको हम क्या करते हैं, तो उसका देखते हैं, उसके अंदर का डिफरेंस देखते हैं, उसको क्या करते हैं, उसको हम मेजर करते हैं, उसको कैलकुलेट करते हैं प्रेजेंट इन देयर बॉडी, उसके बॉडी में रहा हुआ। ओके, सो टाइम पास सिंस द डेथ फ्रॉम द प्लांट्स एंड एनिमल्स कैन बी कैलकुलेटेड बाय मेजरिंग। मतलब एक आधा ऑर्गेनिज्म अगर डेड हो गया है, ओके, लेकिन वो कब डेड हुआ है, उसको डेड होने के बाद कितने साल हुआ है, ओके, कितना टाइम हुआ है, वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय कार्बन डेटिंग मेथड। सो कार्बन डेटिंग मेथड हमें ये बताती है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म कब यहाँ पर डेड हुआ है, और वो हम बताती है, मतलब कार्बन डेटिंग के अंदर हमको कार्बन बताता है, कार्बन 14 इसका रेशियो कार्बन 14 टू कार्बन यहाँ पर 12 के साथ हम उसका रेशियो देखते हैं और उससे हमको पता चलता है कि ऑर्गेनिज्म की डेथ कब हुई थी और अब उस ऑर्गेनिज्म को लेकर कब या फिर कितना साल्स हुआ है, वो हम यहाँ पर उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके, सो वो होता है यहाँ पर कार्बन डेटिंग मेथड। समझ में आ गया? सो कार्बन डेटिंग मेथड हमको क्या सिंपल में बताती है कि ऑर्गेनिज्म डेथ होने के बाद कितना टाइम हुआ है। उसके बाद यहाँ पर आप देखो, ये है सेकेंडरी रॉक्स एंड फॉसिल्स। इसके अंदर यहाँ पर सम ऑर्गेनिज्म है नीचे वाले, बिकॉज जो ऑर्गेनिज्म पहले थे वो सबसे नीचे होंगे,
देन ये पैलोजोइक इरा के, देन ये मेसोजोइक एंड ये सेनोजोइक इरा के एनिमल्स है। ओके, यहाँ पर आप देखो ये डायनासोर्स है। सो ये एव्स एंड मैमल्स है जो सेनोजोइक इरा के अंदर आते हैं। रेप्टाइल्स है, मतलब ऐसे रेप्टाइल्स मतलब ऐसे रेप्टाइल बोले तो एक लैंड के ऊपर जो मूवमेंट करते हैं उसको बोलते हैं रेप्टाइल। देन मेसोजोइक इरा के अंदर एंड एम्फीबियन, एम्फीबियंस मतलब क्या होता है। ओके, सो एम्फीबियंस मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि लैंड एज वेल एज वाटर के ऊपर रहते हैं। वाटर में एंड लैंड में दोनों की जगह पे जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं उसको हम बोलते हैं एम्फीबियंस। ओके, सो एम्फीबियंस मतलब क्या होता है तो वो हमको समझ में आ गया है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर आप देखो यहाँ पर क्या है तो ये ऑर्गेनिजम्स है। सो कार्बन डेटिंग मेथड हम सिंपली बता सकते हैं कि अगर किसी ऑर्गेनिज्म की डेथ हुई है, डेथ के बाद कितना टाइम पास हुआ है, मतलब कितना टाइम हो गया है, वो हमको बताता है कार्बन डेटिंग मेथड। यही आपको इसमें सिंपल में ध्यान रखना है। ओके, सो ये है आपकी कार्बन डेटिंग मेथड। उसके बाद हमको जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है वो है कनेक्टिंग लिंक। सो कनेक्टिंग लिंक क्या होता है? सो इसके नेम ही है कनेक्टिंग लिंक। ऐसा ऑर्गेनिज्म जो दो ऑर्गेनिज्म को कनेक्ट करता है, उसके दो ऑर्गेनिज्म के भी कैरेक्टर को शो करता है, वो होता है कनेक्टिंग लिंक। सम प्लांट्स एंड एनिमल्स, सो कुछ प्लांट्स एंड कुछ एनिमल्स ऐसे होती है जो शो करते हैं सम मॉर्फोलॉजिकल हमने पहले देखा कि एक्सटर्नल। ओके, मॉर्फोलॉजी हमने देखा था कि स्टडी ऑफ एक्सटर्नल कैरेक्टर। सो एक्सटर्नली एंड कैरेक्टर बाय विच दे कैन रिलेट और दे कैन बी रिलेटेड टू डिफरेंट ग्रुप्स कॉल्ड एज कनेक्टिंग लिंक। मतलब एक ऑर्गेनिज्म दो डिफरेंट ग्रुप के कैरेक्टर को शो करता है और ये दोनों को कनेक्ट करने वाला ये होता है कनेक्टिंग लिंक। ओके, सो इसको हम बोलेंगे यहाँ पर कनेक्टिंग लिंक। सो ये यहाँ पर आपको समझ में आ गया। देन ये जो पेरिपैटस है ये इसका एग्जाम्पल है कनेक्टिंग लिंक का, जिसमें एनेलिडा एंड आर्थ्रोपोडा ये दोनों को भी कैरेक्टर दिखते हैं। सो एनेलिडा क्या है तो ये फाइलम है। आपको पता होगा कि फाइलम 10 फाइलम होते हैं, उसमें कि एनेलिडा एंड आर्थ्रोपोडा जो है ये पेरिपैटस ये दोनों के भी कैरेक्टर को दिखाता है। सो एनेलिडा के अंदर सेगमेंटेड बॉडी होती है और ये सेगमेंटेड बॉडी दिखाता है, मतलब ऐसी बॉडी जिसके ऊपर क्या है तो सेगमेंट है, ऐसे सेगमेंटेड बॉडी वो शो करता है, ये एनेलिडा का कैरेक्टर दिखाता है। एंड यहाँ पर पैरापोडिया ये भी इसके अंदर होता है। एंड जो आर्थ्रोपोडा है इसके अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, मतलब इसके अंदर जो ब्लड वेसल्स है वो अब्सेंट है, ब्लड वेसल्स यहाँ पर नहीं होते, उसको हम बोलते हैं यहाँ पर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम जो इसके अंदर होती है। एंड ट्रैकियल रेस्पायरेशन है, मतलब जो ट्रैकिया है उससे रेस्पायरेशन होता है, जिसमें जो ऑक्सीजन है वो अंदर लिया जाता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड बाहर डाला जाता है। सो वो होता है ट्रैकियल रेस्पायरेशन। और इसमें जो है वो होता है, मतलब पैरिपीटस क्या करता है, पैरापेटस ये दो ऑर्गेनिज्म के क्या करता है तो कैरेक्टर को शो करता है। सो कौन से दो ऑर्गेनिज्म के, एक है एनिलिडा एंड सेकंड है आर्थ्रोपोडा, इसलिए हम इसको कनेक्टिंग लिंक बोलते हैं। मतलब कि एनिलिडा, ओके, मतलब कि क्या तो एनिलिडा एंड उसके बाद जो आर्थ्रोपोडा है ये दोनों ऑर्गेनिज्म इस फाइलम के इस दोनों को कनेक्ट करने का काम करता है, इसलिए हम इसको कनेक्टिंग लिंक बोलते हैं, बिकॉज ये दोनों के कैरेक्टर शो करता है। कनेक्टिंग लिंक में फर्स्ट में पैरिपैटस एग्जाम्पल है और भी देखेंगे इसके कौन से एग्जाम्पल है। तो उसके बाद हमको जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो है डकबिल प्लैटिपस, जो क्या करता है रेप्टाइल्स एंड मैमल्स के कैरेक्टर को शो करता है। रेप्टाइल्स जिसमें लाइंग एग, मतलब ये एग्स को जो है वो प्रोड्यूस करता है, एग्स को क्या करता है तो प्रोड्यूस करता है, इसलिए ये एग लाइंग ऑर्गेनिज्म है। और वो रेप्टाइल्स जो है वो ऑर्गेनिज्म एग को लाइक करते हैं, मतलब ये रेप्टाइल के कैरेक्टर को दिखाता है। एंड सेकंड मैमल्स में क्या है तो प्रेजेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड। मेमोरी ग्लैंड क्या प्रोड्यूस करती है तो मिल्क प्रोड्यूस करती है। और ये जो है ये डकबिल प्लैटिपस ये ऑर्गेनिज्म क्या है तो मिल्क प्रोड्यूस करता है, इसलिए ये इसके अंदर क्या है तो मेमोरी ग्लैंड है। मतलब रेप्टाइल्स एंड मैमल्स ये दोनों के कैरेक्टर शो करता है, इसलिए ये कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन रेप्टाइल्स एंड मैमल। फर्स्ट में हमने देखा था वो आर्थ्रोपोडा एंड एनिलिडा के कैरेक्टर शो करता था, ये रेप्टाइल्स एंड मैमल्स के कैरेक्टर शो करता है। उसके बाद जो लंग फिश है ये पाइसेस एंड उसके बाद है एम्फीबियन। ओके, सो पाइसेस मतलब जो कि वाटर के अंदर रहते हैं, वाटर के अंदर, एम्फीबियंस एंड स्पाइसेस। सो ये लंग्स फिश क्या करती है एम्फीबियन एंड स्पाइसेस को कनेक्ट करती है, इसलिए दोनों के कैरेक्टर शो करती है, इसलिए हम इसको कनेक्टिंग लिंक बोलती है। ओके, सो पाइसेस मतलब जो ऑर्गेनिज्म वाटर के अंदर रहते हैं एंड एम्फीबियंस मतलब क्या है तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो लैंड में, सो लैंड के ऊपर रहते हैं, मतलब टेरेस्ट्रियल है एज वेल एज वो वाटर के अंदर रहते हैं। मतलब ये एम्फीबिया एंड उसके साथ साथ स्पाइसेस ये दोनों के कैरेक्टर शो करता है।
ऐसी फिश जो वाटर में रहती है उसके साथ साथ इसमें क्या होता है तो एम्फीबियंस, मतलब ये एम्फीबियंस की तरह क्या करती है, रेस्पिरेशन विद लंग्स, लंग्स थ्रू रेस्पिरेशन होता है इसका, इसलिए ये एम्फीबियन एंड रेप्टाइल्स दोनों के कैरेक्टर शो करता है, इसलिए ये कनेक्टिंग लिंक है। ओके, सो ये हो गया कनेक्टिंग लिंक के बारे में। सो उसके बाद हमको देखना है यहाँ पर एम्ब्रियोलॉजिकल इविडेंसेस। ओके, सो ऐसे इविडेंस मतलब एम्ब्रियो के, एम्ब्रियोलॉजिकल मतलब एम्ब्रियो की स्टडी करने के बाद जो इविडेंस मिले और वो इविडेंस कहते हैं कि ऐसे इवोल्यूशन हुआ होगा, सो वो यहाँ पर हो आते हैं यहाँ पर एम्ब्रियोलॉजिकल इविडेंस के अंदर। ओके, सो कंपैरेटिव स्टडी ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ओके, सो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की कंपैरेटिव स्टडी की मतलब डिफरेंट ऑर्गेनिज्म की एम्ब्रियो की डेवलपमेंट की स्टडी की गई, उसकी कंपैरेटिवली की इसके अंदर क्या चेंजेस है। अभी आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको दिखने रहा ये जो है ये ऑर्गेनिज्म के चिकन, उसके बाद पीग, देन काऊ, रैबिट एंड मैन। सो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को क्या किया ऐसे कंपैरेटिवली देखा गया कि इसके डेवलपमेंट में क्या यहाँ पर सिमिलरिटीज है। ओके, एंड शो एक्सट्रीम सिमिलरिटीज, और इसके अंदर क्या मिला, एक्सट्रीम सिमिलरिटीज मिली, दैट इज डिक्रीज ग्रेजुअली। ओके, सो ये कैसी है, डिक्रीज ग्रेजुअली, सिमिलरिटीज बहुत है लेकिन वो थोड़ा थोड़ा फिर बाद में ग्रेजुअली डिक्रीज हुआ, ऐसा यहाँ पर दिखाई दिया एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस में। ओके, सो एम्ब्रियोलॉजिकल मतलब एम्ब्रियोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी बोले तो होता है स्टडी। ओके, जिसमें क्या किया जाता है तो एम्ब्रियो की स्टडी की जाती है, और इन्होंने क्या किया तो एम्ब्रियो की स्टडी की लेकिन कंपेरेटिवली स्टडी की, और कंपेरेटिव स्टडी करने के बाद उनको ये मिला कि ये फर्स्ट स्टेज जो है मतलब कि ये चिकन्स का, इसके बाद पीक, काऊ, रैबिट एंड मैन्स, इनके अंदर सभी देखो आप यहाँ पर यहाँ पर 90% सिमिलरिटीज है। ओके, सो यहाँ पर कितने परसेंट सिमिलरिटीज है, 90%। उसके बाद यहाँ पर थोड़ी थोड़ी यहाँ पर क्या है तो 60% यहाँ पर ये जो है यहाँ पर सिमिलरिटीज है। मतलब क्या, तो फर्स्ट में एक्सट्रीम सिमिलरिटीज होती है, शो एक्सट्रीम सिमिलरिटीज, डिक्रीज ग्रेजुअली वो डिक्रीज होती है, बट इनिशियल स्टेज जो यहाँ पर इनिशियल मतलब जो स्टार्टिंग की स्टेज है यहाँ पर स्टेज नंबर 1 ये, उसके बाद ये स्टेज नंबर 2 एंड ये स्टेज नंबर 3। सो स्टेज नंबर 1 के अंदर क्या मिला, इंडिकेट द कॉमन ओरिजिन, मतलब ऐसा मिला कि ये कॉमन ओरिजिन है, बिकॉज इसकी जो फर्स्ट स्टेज है वो सिमिलर है, मतलब इसका यही है कि ये कॉमन ओरिजिन है, मतलब ये इविडेंस शो करते हैं इवोल्यूशन हुआ है। इवोल्यूशन एक ऑर्गेनिज्म का दूसरे ऑर्गेनिज्म से हुआ है, बिकॉज इसके एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट में जो फर्स्ट स्टेज है वो बहुत एक्सट्रीम, यहाँ पर इनिशियल जो स्टेज है वो एक्सट्रीम सिमिलैरिटी शो करती है। ओके, सो ये आएंगे एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस के अंदर। सो यहाँ पर सिंपल में आपको बताना है कि कंपैरेटिव स्टडी ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट क्या मिला, तो स्टेजेस ऑफ वेरियस वर्टिब्रेट्स के अंदर, जिसके अंदर नोटोकॉर्ड है, ऐसे ऑर्गेनिज्म वर्टिब्रेट्स होते हैं, शो एक्सट्रीम सिमिलैरिटीज, इसके यहाँ पर एक्सट्रीम सिमिलैरिटीज है किसमें, इनिशियल स्टेजेस में। ओके, एंड वो क्या बताता है कि कॉमन ओरिजिन, इसकी ओरिजिन कॉमन है, ये यहाँ पर ये सिमिलैरिटीज हमें शो करती है कि यहाँ पर इवोल्यूशन हुआ है, बिकॉज इसकी ओरिजिन जो है वो कॉमन है, तभी हम बोल सकते हैं कि इवोल्यूशन हुआ है। और ऐसे इविडेंस को जो एम्ब्रियो की स्टडी करके बोलता है कि ऐसा इवोल्यूशन हुआ है, उसको हम बोलते हैं एम्ब्रियोलॉजिकल इविडेंसेस। ओके, सो ये हो गया एम्ब्रियोलॉजिकल इविडेंसेस। उसके बाद यहाँ पर है डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ओके, सेकंड हमारे यहाँ पर जो पॉइंट है वो है डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। सो डार्विन की थ्योरी क्या बोलती है, तो ये पूरा नाम है उस साइंटिस्ट का, वो है चार्ल्स डार्विन। ओके, सो डार्विन मतलब चार्ल्स डार्विन पब्लिश अ बुक, उन्होंने क्या किया, एक बुक पब्लिश किया, टाइटल, उसका टाइटल क्या था, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, इस बुक वो उस बुक का टाइटल है, और ऐसी टाइटल वाली बुक उन्होंने पब्लिश की, एंड इन विच उन्होंने कहा डार्विन सेज। ओके, सो उन्होंने क्या कहा, फर्स्ट में कहा ऑल ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस प्रोलीफिली। ओके, सो प्रोलीफिकली मतलब होता है मैक्सिमम, सो मैक्सिमम मतलब हर कोई ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर सकता है मैक्सिमम इंडिविजुअल्स को, जैसे कि ह्यूमन बींग है वो रिप्रोडक्शन होता है उसमें। ओके, सो ऐसा मतलब क्या है, तो ज्यादा से ज्यादा वो ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस कर सकता है, मतलब ये है प्रोलीफिकली। ओके, सो ऑल ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस प्रोलीफिकली। उसके बाद ऑर्गेनिज्म कंप्लीट विथ ईच अदर। ओके, सो कॉम्पीट मतलब क्या है, तो कॉम्पिटिशन, स्ट्रगल। ओके, सो ये क्या करता है, तो ऑर्गेनिज्म कॉम्पीट विथ ईच अदर मतलब ये क्या करते हैं, तो स्ट्रगल करते हैं एक दूसरे के साथ। ओके, जीने के लिए जो है वो स्ट्रगल होता है, जैसे कि यहाँ पर जो लायन है वो स्ट्रगल करता है डियर के साथ। ओके, सो डियर भागता है बिकॉज उसको जो है बचना होता है, बिकॉज जो हमारा जो लॉयन है वो उसको खाने के लिए मतलब क्या, तो लॉयन उसको खाने के लिए जाता है, लेकिन जो डियर भागता है वो बचाने के लिए, मतलब खुद को बचाने के लिए भागता है। सो ये है स्ट्रगल एग्जिस्टेंस के लिए होनी चाहिए या फिर होती है, ऐसा बोला यहाँ पर डार्विन, चार्ल्स डार्विन ने।
सबसे पहले बोला कि सबसे पहले ऑर्गेनिज्म जो है वो रिप्रोड्यूस होते हैं प्रोलीफिकली, मतलब मैक्सिमम अमाउंट में ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस होते हैं, मतलब उसकी जो नंबर है वो बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़ते हैं और उसके साथ साथ कंपटीशन भी बढ़ता है। ओके, बिकॉज इसके लिमिटेड सोर्सेस होते हैं, फूड, शेल्टर हो गया, हैबिटेट हो गया, वो यहाँ पर लिमिटेड है, तो इसके लिए वहाँ पर क्या होता है, तो कंपटीशन होता है। एंड देन थर्ड बात उन्होंने की, दस ऑर्गेनिज्म सस्टेन शो मॉडिफिकेशन, और ऐसे ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, उस इन्वायरमेंट के साथ यहाँ पर घुल मिल जाते हैं और उनके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन मिलता है। ओके, जैसे कि नेचर सिलेक्ट, क्या नेचर सिलेक्ट करता है, ओनली दोज ऑर्गेनिज्म विच फिट टू लिव एंड यहाँ पर है रेस्ट पेरिश। ओके, मतलब ऐसा ऑर्गेनिज्म जो क्या करता है, फिट है, फिट एंड टू लिव, मतलब जो लिव करने के लिए, लाइव करने के लिए क्या है, तो फिट है, ऐसा ऑर्गेनिज्म ही एनवायरमेंट के अंदर रहता है, नेचर के अंदर रहता है। रेस्ट पेरिश, बाकी के सब क्या होते हैं, इलिमिनेट हो जाते हैं, बाकी के सब खत्म हो जाते हैं। ऑर्गेनिज्म ऐसा ही टिकता है जो फिट होता है यहाँ पर लाइव करने के लिए, वो होता है नेचुरल सिलेक्शन। ओके, उसको हम नेचर सिलेक्ट्स या फिर नेचुरल सिलेक्शन बोलते हैं, मतलब कि नेचर किसको सिलेक्ट करता है, तो ऐसा ऑर्गेनिज्म जो फिट हो एंड वो लिव, मतलब वो लिव करने के लिए तैयार हो। ओके, ऐसा ऑर्गेनिज्म को नेचर सिलेक्ट करता है, उसको हम बोलते हैं नेचुरल सिलेक्शन। सो डार्विन ने क्या किया, सबसे पहले कहा कि सभी ऑर्गेनिज्म जो है वो रिप्रोड्यूस होते हैं प्रोलिफिकली, मतलब मैक्सिमम, मतलब वो रिप्रोड्यूस होने की कैपेसिटी उनके अंदर होती है। ओके, सो यहाँ पर फर्स्ट क्या कहा, ऑल ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस प्रोलिफिकली। देन सेकंड कहा, ऑर्गेनिज्म कॉम्पीट विद ईच अदर, कॉम्पीट मतलब कॉम्पिटिशन, स्ट्रगल करते हैं एक दूसरे के साथ कुछ खाने के लिए, कोई भागता है अपनी जान बचाने के लिए, लेकिन कोई भागता है तो खाने के लिए, ऐसा कॉम्पिटिशन उसके अंदर होता है। एंड दोस ऑर्गेनिज्म सस्टेन शो मॉडिफिकेशन, और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सस्टेन हो गए हैं एनवायरमेंट के साथ, वो घुल मिल गए हैं, वो मॉडिफिकेशन शो करते हैं उनके स्ट्रक्चर में, उनके जो यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे कि यहाँ उनकी जो लेग है या फिर उनके यहाँ पर उनकी बॉडी है, कुछ मॉडिफिकेशन शो करती है। एंड ये तीन बातें उन्होंने कही अपनी जो बुक है जिसका नाम है ओरिजिन ऑफ स्पेसीज, चार्ल्स डार्विन्स ने लिखी गई जो बुक है, उनके अंदर उन्होंने कहा डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। सो नेचर किसको सिलेक्ट करता है, ओनली दोज ऑर्गेनिज्म फिट टू लिव एंड रेस्ट पेरिश, ऐसा ऑर्गेनिज्म जो फिट होता है उसको ही जो नेचर है वो सिलेक्ट करता है, बाकी जो सब है वो इलिमिनेट हो जाते हैं। ये कहना है नेचुरल सिलेक्शन, मतलब डार्विन्स थ्योरी का। ओके, सो ये हो गया डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन इन इजी वे एंड इन इंटरेस्टिंग वे। सो उसके बाद देखेंगे ऑब्जेक्शन अगेंस्ट नेचुरल सिलेक्शन। सो नेचुरल सिलेक्शन जो थ्योरी थी जो चार्ल्स डार्विन ने दी थी, ओके, सो वो हमको पता है, लेकिन कुछ साइंटिस्ट का ऐसा कहना था, मतलब उसके ऊपर ऑब्जेक्शन थे कि ये इधर ये थ्योरी नहीं लगती है। ओके, सो वो ऑब्जेक्शन हम देखते हैं। सो नेचुरल सिलेक्शन इज नॉट द ओनली फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर इवोल्यूशन। इसका एक कहना है, चार्ल्स डार्विन बोलते हैं कि नेचुरल सिलेक्शन जो है वो इंपॉर्टेंट फैक्टर है इवोल्यूशन के लिए, इवोल्यूशन को रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन बाकी का जो कुछ साइंटिस्ट है इन्होंने क्या किया, तो इसके ऊपर कुछ ऑब्जेक्शन डाले, और इनमें जो फर्स्ट ऑब्जेक्शन है वो कहता है कि ये एक ही थ्योरी नहीं है जो कि इवोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बहुत सारे ऐसे कुछ यहाँ पर फैक्ट्स है जो यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल है इवोल्यूशन के लिए। ओके, वो हम देखेंगे। देन डार्विन्स डिड नॉट मेंशन एनी एक्सप्लेनेशन अबाउट यूजफुल एंड यहाँ पर यूजलेस मॉडिफिकेशन। सो इन्होंने कुछ ऐसा नहीं बताया कि कौन सा मॉडिफिकेशन यूजलेस है और कौन सा यूजफुल है, इन्होंने सिर्फ इतना बताया कि मॉडिफिकेशन होता है, लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया कि यूजफुल मॉडिफिकेशन कौन सा है एंड यहाँ पर यूजलेस मॉडिफिकेशन कौन सा है। मतलब कि ऐसा मॉडिफिकेशन जो प्लांट या फिर एनिमल को हेल्प करता है वो हो गया यूजफुल यहाँ पर मॉडिफिकेशन, एंड कुछ मॉडिफिकेशन ऐसे भी होते हैं जो प्लांट एंड एनिमल्स को यहाँ पर जो है वो हार्मफुल, मतलब हार्म होते हैं। ओके, वो हो गया यहाँ पर यूजलेस मॉडिफिकेशंस। सो देयर इज नो एक्सप्लेनेशन अबाउट स्लो चेंजेस एंड यहाँ पर है एब्रप्ट चेंजेस। ओके, सो एब्रप्ट एंड स्लो चेंजेस के लिए यहाँ पर कोई भी उन्होंने एक्सप्लेनेशन नहीं किया। एंड इररिस्पेक्टिव टू द ऑल ऑफ दिस ऑब्जेक्शंस, डार्विन्स वर्क ऑन द इवोल्यूशन हैज बीन यहाँ पर है माइलस्टोन। सो यहाँ पर हमने फर्स्ट में देखा था नेचुरल सिलेक्शन इज ओनली फैक्टर नॉट। ओके, सो नॉट, ओके, यहाँ पर आप इंपॉर्टेंट है वो है इज नॉट द ओनली फैक्टर, एक ये ऐसा ही एक ही फैक्टर है क्या नेचुरल सिलेक्शन जो इवोल्यूशन को यहाँ पर प्रोड्यूस करता है, मतलब जो इवोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, नहीं, अदर भी बहुत सारे हैं। देन डार्विन डिड नॉट मेंशन एनी एक्सप्लेनेशन अबाउट यूजफुल एंड यहाँ पर यूजलेस मॉडिफिकेशन को इन्होंने कुछ भी यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं किया। ओके, सो ये बात भी यहाँ पर उनके ऊपर ऑब्जेक्शंस है। Then there is no explanation about the slow changes and the abrupt changes, इसके लिए भी उन्होंने कुछ explanation नहीं किया, no explanation. Irrespective of all these objections, Darwin's work on evolution has been milestone. Milestone मतलब क्या, तो stop.
सो डार्विन का वर्क जो है वो स्टॉप हो गया बिकॉज ये ऊपर के जो ऑब्जेक्शन थे वो कैसे थे, इररेस्पेक्टिव, इन्होंने इसका कुछ भी ध्यान नहीं रखा, इसलिए डार्विन्स वर्क ऑन द इवोल्यूशन हैज बीन माइलस्टोन। ओके, सो ये हो गया ऑब्जेक्शन अगेंस्ट डार्विन थ्योरी। सो अगर एग्जाम में आपको जो क्वेश्चन है वो आता है 4 मार्क्स के लिए, एक्सप्लेन डार्विन थ्योरी, सो डार्विन थ्योरी आपको एक्सप्लेन करनी होगी, उसके साथ ही साथ आपको ऑब्जेक्शंस अगेंस्ट नेचुरल सिलेक्शन, जो कि नेचुरल सिलेक्शन किसने दी, डार्विन ने, सो वो भी आपको जो है वो यहाँ पर लिखना पड़ेगा, तभी आपको आउट ऑफ मार्क मिलेंगे। ओके, सो ये हो गया नेचुरल सिलेक्शन और डार्विन्स थ्योरी फॉर नेचुरल सिलेक्शन एंड ऑब्जेक्शन अगेंस्ट नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी। उसके बाद है यहाँ पर जीन बैप्टिस्ट लैमार्क, ये जो साइंटिस्ट है इन्होंने दिया लैमार्किज्म, उसके नाम पर ही उसका जो फिनोमिनन है उसका नाम गिरा, एंड प्रपोज दैट मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस ऑकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिज्म आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इवोल्यूशन। मतलब क्या, तो ये जो यहाँ पर लैमार्क जो साइंटिस्ट था हमारा, जीन बैप्टिस्ट लैमार्क, इन्होंने क्या किया, प्रपोज मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस, मॉर्फोलॉजिकल मतलब होता है एक्सटर्नल चेंजेस, ऑकरिंग इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक्सटर्नली मतलब उसका बॉडी का शेप वो हो गया एक्सटर्नली, उसके अंदर जो चेंजेस आते हैं वही इवोल्यूशन को रिस्पॉन्सिबल है, उससे ही इवोल्यूशन हुआ है। एंड द रीजन बिहाइंड द मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस, और मॉर्फोलॉजिकल मतलब इवोल्यूशन के पीछे रीजन है मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस, और मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस के पीछे जो रीजन है वो है इज एक्टिविटीज और द लेजीनेस ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म, मतलब उस ऑर्गेनिज्म ने की हुई एक्टिविटी या फिर उसका लेजीनेस, ये जो है वो मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस जो है उससे इवोल्यूशन हुआ है, ऐसा लैमार्किज्म का कहना है। एंड ही कॉल्ड दिस कंसेप्ट एज अ प्रिंसिपल ऑफ यूज और डिसयूज ऑफ ऑर्गन। सो इन्होंने कहा कि ये प्रिंसिपल है किसका, यूज और डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स। ओके, सो ऑर्गन का यूज और डिसयूज मतलब कि उस ऑर्गन का यूज करे या ना करे, ये इसका यूज एंड डिसयूज का प्रिंसिपल है। मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस ऑकरिंग इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इवोल्यूशन। मॉर्फोलॉजिकल मतलब होता है एक्सटर्नल चेंजेस, ओके, जो एक्सटर्नली होते हैं, मतलब कि जो बाहर से होते हैं, जो शेप में, उसके हाइट में जो होते हैं चेंजेस, उसको हम बोलते हैं मॉर्फोलॉजिकल। मॉर्फोलॉजी मतलब होता है एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ऑकरिंग इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इवोल्यूशन, मतलब उससे ही इवोल्यूशन हुआ है। एंड द रीजन बिहाइंड द मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस, और मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस के बिहाइंड में जो रीजन है, उसके पीछे रीजन है वो है एक्टिविटीज और लेजीनेस ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म, मतलब उसकी एक्टिविटीज, अगर ये ऑर्गेनिज्म एक्टिविटी करता है तो उसकी एक्टिविटी, या फिर ये लेजीनेस करता है, ये कुछ भी नहीं करता, तो उससे भी उसके ऑर्गेनिज्म के जो बॉडी है उसका शेप जो है वो डिफरेंट हो सकता है, और वही जो है वो लैमार्किज्म है, एंड उससे क्या हुआ, तो इवोल्यूशन हुआ है, ऐसा यह लैमार्किज्म का कहना है। एंड इन्होंने क्या किया, दिस कंसेप्ट और प्रिंसिपल यूज, ये क्या है, तो दिस इज ही कॉल्ड दिस। ओके, सो उन्होंने क्या, ही मतलब उन्होंने कहा कि दिस कंसेप्ट को उन्होंने कहा यूज और डिसयूज ऑफ ऑर्गन। ओके, जैसे कि आप देख सकते हो, ये जो है ये हाइट देखो आप जिराफ की, उसके बाद यहाँ पर देखो और उसके हाइट बढ़ गई, उसके बाद ये और हाइट बढ़ गई, मतलब ये जो स्पेसिस है इसके कंसिडर में ये थोड़ा बड़ा है, मतलब ये डिफरेंट स्पेसिस फॉर्म हो गया। क्यों फॉर्म हो गया, बिकॉज ऑफ हाइट, बिकॉज ऑफ हाइट। एंड हाइट क्या है, तो मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर है। ओके, सो ये हाइट क्या है, तो मॉर्फोलॉजी है, मॉर्फोलॉजी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, जो एक्सटर्नली जो है उसमें चेंजेस आते हैं। ओके, सो इसका मतलब ये लैमार्किज्म की जो है वो थेरी है जो कि लैमार्क साइंटिस्ट ने दी है, वो ये है। ओके, सिंपल में है, बहुत सिंपल कंसेप्ट को अगर ध्यान में रखोगे तो आपको कोई भी इंटरेस्टिंग लगेगी चीज और उसके साथ साथ आपको इजी भी लगेगी। ओके, सो लैमार्किज्म ये सिंपल में मैंने आपको बताया इंटरेस्ट के अंदर, उसके साथ साथ इसका फिनोमिनन आपके ध्यान में अगर आया है तो आपके लिए ये बहुत ईजी है। उसके बाद हमको जो नेक्स्ट पढ़ना है वो ये यहाँ पर स्पेशिएशन। स्पेशिएशन क्या है, तो स्पेशिएशन उसके मतलब कोई भी अगर आप टॉपिक का नेम पकड़ लो, उसके टॉपिक के नेम में ही उसकी 50% इंफॉर्मेशन होती है या फिर आपको मिलती है अगर आप उस नेम को अच्छी तरीके से पढ़ते हो। तो स्पेशिएशन मतलब क्या है, तो स्पीसीज फॉर्म होने की प्रोसेस। सो फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पेसीज ऑफ प्लांट और एनिमल। सो स्पेसीज दोनों की हो सकती है, मतलब कोई प्लांट की स्पेसीज भी हो सकती है, एनिमल की भी हो सकती है। सो उसमें जो न्यू प्रोसेस फॉर्म होती है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पेसीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल इज कॉल्ड स्पेशिएशन, उसको हम स्पेशिएशन बोलते हैं। ओके, सो फर्स्ट में कैसे है, जेनेटिक वेरिएशन। जेनेटिक वेरिएशन मतलब क्या, तो जेनेटिक मेकअप जो होता है ऑर्गेनिज्म का उसमें जो है चेंजेस आ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जियोग्राफिकल चेंजेस मतलब लैंड के अंदर चेंजेस एंड रिप्रोडक्टिव चेंजेस, इसको देखेंगे अभी, इसको मैं थोड़ा हाईलाइट करता हूँ। देन रिप्रोडक्टिव चेंजेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्पेशिएशन। ओके, सो देखेंगे आप स्पेशिएशन में, इसमें डिटेल में देखेंगे जेनेटिक वेरिएशन क्या है, मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस क्या है, रिप्रोडक्टिव चेंजेस क्या है। ओके, सो फर्स्ट में यहाँ पर है जेनेटिक इंफॉर्मेशन, ये स्पेशिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मतलब स्पेसिस फॉर्म होने के लिए। सो जेनेटिक वेरिएशन मतलब क्या, यहाँ पर वेरिएशन है। सो जेनेटिक मतलब यहाँ पर होता है जेनेटिक मेकअप, मतलब जो इंटरनल है, मतलब डीएनए एंड आरएनए,
डीएनए एंड आरएनए। उसके बाद सेगमेंट ऑफ डीएनए को हम जीन बोलते हैं। उसके अंदर क्या होते हैं, तो चेंजेस होते हैं। उसके अंदर क्या होते हैं, तो चेंजेस, उससे न्यू स्पेसिस जो है वो फॉर्म होती है और वो आते हैं जेनेटिक वेरिएशन के अंदर, जिससे स्पेसिस फॉर्म होती है। उसके बाद जियोग्राफिकल चेंजेस के अंदर आता है लैंड, ओके। उसके बाद आता है ओशन। सो अगर ये स्पेसिस है, ये पूरी की पूरी, अगर इसके बीच में से अगर कोई ओशन या फिर रिवर गई तो ये एक ए स्पेसिस बन जाएगी और ये बी स्पेसिस बन जाएगी। मतलब क्या हुआ, स्पेशिएशन हुआ, एक स्पेसिस से दो स्पेसिस फॉर्म हुए, ओके, बाय दी रिवर। एंड रिवर क्या है, तो यहाँ पर जियोग्राफिकल चेंजेस है। एंड देन थर्ड है रिप्रोडक्टिव चेंजेस। रिप्रोडक्टिव मतलब क्या, तो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो होते हैं, ओके। सो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स के अंदर क्या होता है, तो थोड़े यहाँ पर मॉडिफिकेशन आते, चेंजेस आते, ओके। सो वो आएंगे यहाँ पर रिप्रोडक्टिव चेंजेस के अंदर। रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो है उसका बिहेवियर बदल जाता है और उससे दो स्पेसिस या वो बनती है, वो होता है जियोग्राफ, यहाँ पर रिप्रोडक्टिव चेंजेस के कारण स्पेशिएशन, एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्पेशिएशन। मैंने आपको बता दिया ये कैसे रिस्पॉन्सिबल है स्पेशिएशन के लिए। स्पेशिएशन क्या है, तो ये एक सिंगल स्पेसिस जो है उससे यहाँ पर दो, यहाँ पर छोटे या फिर जिससे दो से ज़्यादा और ऐसे स्पेसिस फॉर्म होते हैं, उसको हम बोलते हैं स्पेशिएशन। सो फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पेसिस ऑफ प्लांट एंड एनिमल इज कॉल्ड एज स्पेशिएशन। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर इवोल्यूशन, ओके। सो ह्यूमन का इवोल्यूशन, जैसे कि हम, ओके। सो हमारा इवोल्यूशन कैसे हुआ वो यहाँ पर हमको देखना है। सो फर्स्ट में था मंकी लाइक एनिमल्स, ओके। सो फर्स्ट में क्या था, मंकी लाइक एनिमल्स। फिर उसके अंदर क्या हुआ, तो एनलार्जमेंट हुआ, ओके, इन ब्रेन एंड हैंड्स। सो ब्रेन एंड हैंड्स के अंदर क्या हुआ, एनलार्जमेंट, मतलब उसका साइज थोड़ा बढ़ गया। एंड एप लाइक एनिमल्स आर फॉर्म, एप लाइक एनिमल्स जो है वो फॉर्म हो गया, ओके। ह्यूमन इवोल्यूशन में फर्स्ट में कैसा था, मंकी लाइक एनिमल था। उसके बाद उसके अंदर एनलार्जमेंट हुआ इन ब्रेन एंड हैंड्स उसके, एंड एप लाइक एनिमल्स फॉर्म हो गया। उसके बाद गिबन्स बन गए, ओके। वो बाद में फिर वो रीच साउथ नॉर्थ ईस्ट एशिया, ओके। सो बाद वो कहाँ पर गया, साउथ और नॉर्थ ईस्ट एशिया में गया वो, उन्होंने वहां पर वो पहुंचा और उसके बाद उसको क्या हुआ, तो वो गिबन या फिर एरंगटन वो बन गया, ओके। सो एरंगटन एंड गिबन्स। सो यहाँ पर सिंपल सी बात है, मंकी लाइक एनिमल्स जो है उसके अंदर क्या हुआ, तो एनलार्जमेंट हुआ इन ब्रेन एंड हैंड्स, उसके ब्रेन एंड हैंड्स के अंदर। एंड एप लाइक एनिमल्स ये क्या हो गए, फॉर्म हो गए, ओके, फॉर्म हो गए। उसके बाद ये क्या हुआ, रीच साउथ, एंड उसके बाद है नॉर्थ ईस्ट एशिया। ये प्लेस के अंदर वो क्या हो गए, रीच हो गए, मतलब वहां पर वो रीच हो गए, मतलब वहां पर वो चले गए, वहां पर पहुंच गए। उसके बाद वो गिबन्स एंड एरंगटून ये बन गया, ओके। उसके बाद क्या हुआ, एप लाइक एनिमल्स जो है वो स्टे इन अफ्रीका। एप लाइक एनिमल्स कहाँ पर रह गए, अफ्रीका के अंदर, ओके। सो अफ्रीका के अंदर वो रह गए। एंड गोरिल्ला एंड चिंपैंजी वहाँ पर फॉर्म हो गए 2.5 करोड़ ईयर्स एगो, ओके। सो एप लाइक एनिमल कब फॉर्म हुए, तो 2.5 करोड़ ईयर एगोस। एंड वो क्या हुआ, तो वो अफ्रीका के अंदर कुछ रह गए और उससे क्या हुआ, तो गोरिल्ला एंड चिंपैंजी जो वो फॉर्म हो गए, ओके। ये हमारे क्या है, तो ये प्रिमिटिव है, मतलब ये क्या है, तो हमारे एंसेस्टर है, ओके। एंसेस्टर ये क्या है, तो हमारे एंसेस्टर्स है। ये बात आप अच्छे से ध्यान में रखो। ये मंकी लाइक एनिमल, उसके बाद ये गिबन्स, अरेंगुटून, एप लाइक एनिमल्स, ओके। सो ये हमारा ह्यूमन इवोल्यूशन। सो यहाँ पर देखो, यहाँ पर है जर्नी ऑफ ह्यूमन, जर्नी ऑफ ह्यूमन। ह्यूमन कैसे बना, उसकी जर्नी कैसी है, ये यहाँ पर जो है वो बताया गया है। सो लास्ट में क्रो मैग्नोन मैन है, उसके पहले था निडरथल मैन, उसके पहले था मैन विथ इरेक्ट पॉइस्चर, ऐसा मैन जो सीधा का सीधा है, उसका पॉइस्चर इरेक्ट है, ऐसा मैन। उसके बाद है यहाँ पर है सील्ड, ओके। सो किल्ड ह्यूमन, जो स्किल्ड ह्यूमन है। उसके बाद है यहाँ पर एस्ट्रोलोपिथिकस, उसके बाद है रैमापिथिकस, उसके बाद है ड्रायोपिथिकस, देन है यहाँ पर इजिप्टिकस, एंड देन है एंशिएंट एनिमल लाइक ल्यूमर्स, ओके। सो ये ल्यूमर्स के अंदर आता है। सो ये इसके डिफरेंट टाइम्स पीरियड भी दे, इसके ईयर आएगा ये फॉर्म हुआ, उसके बाद इन सालों के बाद इतने साल होने के बाद ये फॉर्म हुआ, इसके साल पहले, मतलब इतने साल पहले ये ऑर्गेनिज्म फॉर्म हुआ, उसके बाद ये एनिमल फॉर्म हुआ। सो ऐसे क्या हुआ, तो इस ऑर्गेनिज्म से हमारी ऑर्गेनिज्म, मतलब ये पूरा का पूरा मॉडर्न मैन, ये क्रो मैग्नोन मैन है, उससे बना फिर मॉडर्न मैन जो कि हम है, ओके। हम मॉडर्न मैन है। तो इस तरह से ये जर्नी ऑफ ह्यूमन है। ये आपको ज़्यादा से आपको ध्यान में रखने की जो यहाँ पर आवश्यकता नहीं है, लेकिन इसको आप जो है वो ध्यान में रख सकते हो। फर्स्ट में क्रो मैग्नोन मैन, उसके पहले था निडरथल मैन, देन मैन विथ इरेक्ट पॉइस्चर, देन स्किल मैन, देन ऑस्ट्रेलोपिथिकस था, उसके पहले था रैमापिथिकस, देन ड्रायोपिथिकस, देन इजिप्टिकस, एंड यहाँ पर एंशिएंट मैन लाइक ल्यूमर्स, ओके। सो ल्यूमर्स, ये था ल्यूमर्स पहले। सो ये अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा उसको पढ़ेंगे तो आपको ईजी लगेगा। फर्स्ट में आपको नेम्स थोड़े डिफिकल्ट लग सकते हैं,
ओके। सो उसके साथ साथ ये ईयर्स को भी आपको ध्यान में रखना होगा, नहीं अगर आप रख पाए तो कोई बात नहीं। ओके, सो ये हो गई जर्नी ऑफ ह्यूमन। उसके बाद यहाँ पर कुछ इंफॉर्मेशन जो है वो आपको ध्यान में रखनी होगी। सो दीज एप्स स्टार्टेड लाइव ऑन द लैंड एज फॉरेस्ट स्टार्टेड टू डिक्लाइन। मतलब जो फॉरेस्ट है वो जैसे ही घटता गया फॉरेस्ट, उन्होंने क्या सोचा कि हमको अभी लैंड पर रहना पड़ेगा। ओके, फॉरेस्ट क्या हुआ, डिक्लाइन हुआ। एंड ड्यू टू ड्राई इन्वायरमेंट के कारण फॉरेस्ट डिक्लाइन हुआ, मतलब कम हुआ, जो है पेड़ कुछ सूख गए और इन्होंने सोचा कि हमको अब लैंड पे रहना पड़ेगा। एंड देयर लुम्बर, ओके, सो देयर लंबर बोन्स, ओके, उसके जो लुम्बर बोन है डेवलप इन सच वे दैट दे स्टार्टेड टू स्टैंड इन इरेक्ट पोस्चर। उसके जो लुम्बर बोन है, ओके, सो ल्यूम्बर बोन जो कि पैर यहाँ पर जो है इस जगह पर रहते हैं। ओके, सो ल्यूम्बर बोन यहाँ पर रहते हैं। सो ल्यूम्बर बोन्स क्या हुआ, फिर बाद में उसका डेवलप हो गया। क्या हो गया, इसमें डेवलपमेंट आ गया। ओके, डेवलप हो गया। एंड उसके बाद वो क्या हुआ, तो स्टैंड इरेक्ट मतलब वो इरेक्ट खड़ा यहाँ पर हो पाया, बिकॉज उसके अंदर डेवलपमेंट हुई। किसके अंदर, उसके ल्यूम्बर बोन के अंदर, और उसके बाद उसका इरेक्ट पोस्चर बन गया। ओके, सो ये आप ध्यान में रखो। ब्रेन के अंदर भी कुछ डेवलपमेंट हुए, यहाँ पर आप देख सकते हो उसकी साइज एंड उसका थोड़ा स्ट्रक्चर बढ़ गया। सो ऐसे डेवलपमेंट ह्यूमन के अंदर हुए और जो है अभी मॉडर्न मैन बन गया। ओके, सो ये है डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन ब्रेन्स, ये जो हम जो है पिक्चर देख रहे हैं वो। ओके, सो यहाँ पर जो है अपना फर्स्ट चैप्टर जो है वो यहाँ पर एंड होता है। इसके 2 पार्ट है। सो 2 पार्ट हमारे यहाँ पर हो गए हैं। आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो, आपको अदर्स कुछ चैप्टर्स आपको मिलेंगे क्लास 10th के। सो हम 10th भी पढ़ाते हैं, उसके साथ साथ 11th, उसके साथ साथ 12th का बायोलॉजी, 10th का साइंस पढ़ाते हैं, उसके साथ साथ बीएससी लेवल का मतलब बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर का भी बायोलॉजी हम लेते हैं। तो आपको जो है बायोलॉजी से रिलेटेड सभी नॉलेज आपको इस वीडियो में मिलेगा, इस यूट्यूब चैनल पर आपको मिलेगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो। साथ ही साथ हम जो है यहाँ पर सीईटी की भी कुछ क्लासेस लेंगे, उसके साथ साथ नीट की भी प्रिपरेशन हम स्टार्ट करेंगे। ओके, सो फर्स्ट में हम सीईटी हमारा टारगेट बनाएंगे इस साल। ओके, सो ये जो है यहाँ पर वीडियो को आपको देखने के लिए लास्ट तक थैंक यू सो मच। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। थैंक यू सो मच।